नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। झारखंड की बात करेंगे, जहां पर पहले दौर का चुनाव प्रचार आज थम गया। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड के कोल्हान क्षेत्र पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की जो आज राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार में वक्फ और हाउसिंग मंत्री जमीर अहमद खान के एक बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। जमीर अहमद खान ने केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पर नस्ली टिप्पणी की। चन्नापटना उपचुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को कालिया कुमारस्वामी कहकर संबोधित किया। बीजेपी और JDS ने खान के बयान को अमर्यादित और नस्ली करार दिया है। कुमारस्वामी की पार्टी JDS ने जमीर अहमद को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की है। Mr. Jamir Ahmad to call anybody like anything and keep on going. But still I insist that this report should be withdrawn, notice should be given. If somebody is, if he feels that somebody has committed, then let him give his report. I do not know about that, but if once I see it, then I can react. I'm not sure about it. So, see, if anybody has violated the law, then they'll have to face the consequences. I do not know exactly what you're saying, so we will look into it and we'll check up and see whether there's any truth to this. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के चुनावी घोषणा पत्र के लॉन्च पर बोलते हुए PM मोदी को झूठों का सरदार कहकर बुलाया था। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस वाले हमेशा झूठ बोलते हैं। अरे भाई, हमको झूठ बोलने वाले आप बोलते हैं, लेकिन आप झूठों के सरदार हैं। आप 2 करोड़ नौकरी दे तो बोले दिए, मिला होगा यहां पर, इसलिए आप गपचुप है नहीं। अरे मोदी कैसा झूठ बोलता है? प्रधानमंत्री हो के 2 करोड़ नौकरी देता हूं मैं बोल के नहीं देता, नहीं दिया आपको। तो राजनीतिक प्रचार में, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर चिंता भी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय सिंह जुड़ गए हैं। संजय जी, आपने 2 अलग अलग बातें सुनी। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जिसमें कि वो PM मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसी तरह कर्नाटक के मंत्री जो कि एक तरह की नस्ली टिप्पणी कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री के ऊपर। तो ये जो भाषा का संयम जो है वो खोते जा रहे हैं, गिरावट जो है वो सीधे तौर पर देखने को आ रही है। इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश, एक चीज तो है कि चुनाव की गहमा गहमी में कई बार लोग बहुत सारी चीज बोल जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज का एक पैटर्न आपको नजर आता है तब थोड़ी चिंता वो इस विषय पे होती है। क्योंकि कांग्रेस में एक कंपटीशन का भाव रहा है मोदी के अगेंस्ट किसी भी तरह का लैंग्वेज यूज करने को, और जो जितना ज्यादा स्ट्रांग लैंग्वेज यूज कर सकता हो। आपको याद होगा मौत के सौदागर, खून की दलाली राहुल गांधी का, उसके बाद ये चीजें चली आई। दूसरी चीज ये है कि जब आप मोदी को झूठ का सरदार कहते हैं तो बहुत सारी चीज ऐसी है, जैसे मान लीजिए अभी राफेल के मुद्दे पे इतना सारा कुछ HAL के बारे में कहा गया था। HAL आज देश के सबसे प्रतिष्ठित PSU में है, जो रिकॉर्ड मार्जिन की प्रॉफिट, मतलब जिस समय वो बात कर रहे थे और अब में 10 गुना का उनके स्टॉक प्राइसेस में फर्क आ गया है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसी तरह आप देखेंगे जब हिंडनबर्ग की बात हुई थी, उस समय तरह तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बातें कही गई। LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके इन्वेस्टर्स सभी आज प्रॉफिट में है। कांग्रेस जब ये कहती है तो मुझे लगता है कई बार जितना आप स्ट्रांग लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में करते हैं, वो कांग्रेस पे कई बार वो इतिहास में पिछले अगर चुनाव में देखेंगे तो वो बूमरैंग कर चुकी है। खड़गे साहब इस चीज का शायद ध्यान नहीं दे रहे थे। अब वहाँ एक चीज और भी थोड़ी मजेदार हो रही थी। खड़गे साहब जब ये बोल रहे थे तो उनके माइक में कुछ इशू हो रहा था, तो कोई और माइक पकड़ रहा था, कोई और माइक पकड़ रहा था। बहरहाल वो ट्रिविया है। दूसरा जो गंभीर इशू आपने कहा कि कुमारस्वामी के बारे में, वो कालिया कुमारस्वामी, अब ये कौन सी भाषा है? ये तो सही में एक वो जो किसी को आप भाषा में, प्रदेश में, जातिगत चीजों में, और यहाँ आकर के गोरे काले रंग के भेद से, तो क्लास में किसी को कहीं भी जब आप कलर, स्किन के कलर से, वो भी अपने देश में किसी को आप भर्त्सना इस तरह से करते हैं, डेनिग्रेट करते हैं उसके पर्सोना और पर्सनालिटी की, इससे कुछ ज्यादा हो नहीं सकता।
वो चीज और भी कांग्रेस के साथ चिपकती है, क्योंकि स्वयं पृथ्वीराज जिस समय वो कहने के बाद कुछ समय के लिए कांग्रेस के बाहर गए थे, अंदर आए, हम जानते हैं वो कौन है, राहुल गांधी के फ्रेंड फिलोसफर गाइड। उन्होंने साउथ इंडिया के लोगों के बारे में कहा था कि वो अफ्रीकन मूल के ज्यादा करीब लगते हैं। अब ये जो चीज वहां पे कही गई कुमार स्वामी के बारे में, वो मेरे ख्याल में वो किसी भी टेस्ट पे वो पास करने योग्य नहीं है, क्योंकि भाषा का संयम, या मान लीजिए आप किसी भी विरोधी पक्ष को अटैक करते हैं, करना चाहिए चुनाव के मौसम में, लेकिन कम से कम जब आप अटैक कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स के साथ, कोई बाकी चीजों के साथ कुछ सब्सटैंशिएट करें। अगर आप देखेंगे जिस समय वहां खरगे साहब पूछ रहे किसी को नौकरी मिली, तो वो जो रिस्पॉन्स चाहते थे क्राउड से, वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ शायद कुछ लोगों को मिला होगा, इसलिए वो नहीं कर रहे। तो हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस के रैंक एंड फाइल में, पर्टिकुलरली लीडरशिप के इशू पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आने वाले जो दो चुनाव हैं, जहां वो एक मतलब 3 पार्टी या उससे ज्यादा पार्टियों के झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां किसी भी तरह वो जीत हासिल हो, ये उनके लिए काफी एक डेस्परेट सिचुएशन है। बीजेपी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वो स्टेट्स हैं हरियाणा चुनाव के बाद, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस के रैंक्स में एक वो उसका असर जो है, क्योंकि जी शुक्रिया आपका। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भाषा का संयम है, मर्यादा है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए दोनों ही पक्षों की ओर से। इस बारे में चुनाव आयोग भी अपनी ओर से कई बार आगाह भी कर चुका है। देखना होगा कि जो ताज़ा बयान आए हैं इनको लेकर क्या आगे कार्रवाई की जाती है। और झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रचार आज खत्म हो गया। पहले चरण में चुनाव वैसे तो 43 सीटों पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान 14 सीटों वाले कोल्हान क्षेत्र पर है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को खाली हाथ रहना पड़ा था। अगर 2019 के नतीजों पर नज़र डालें तो बीजेपी को यहाँ पर 30% वोट मिले थे, लेकिन कोई सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस जेएमएम गठबंधन, उसने 13 सीटें जीती थी 14 में से, और 43% वोट उसे मिले थे। आजसू को 9 और जेवीएम को 4% मिले थे। अन्य के खाते में 14% वोट और 1 सीट गई थी। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ अलग हुई। झारखंड के कोल्हण में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें जमशेदपुर ये बीजेपी ने जीत हासिल की है, और अगर सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पर जेएमएम जीती है। और अगर इन्हीं लोकसभा नतीजों को विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देख लिया जाए तो यहाँ कोल्हण की जो 14 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटों पर, जेएमएम को 5 सीटों पर और कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिली। अब बीजेपी की कोशिश है कि इस बढ़त को बरकरार रखा जाए, इसे और बेहतर किया जाए। इसीलिए बीजेपी ने कोल्हण के लिए खास रणनीति इस बार बनाई है। बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार मैदान में यहाँ उतारा गया। पहले दौर के मतदान में हमने प्रचार में देखा कि पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सारे कद्दावर नेताओं की रैलियां यहाँ पर हुई। साथ ही अवैध प्रवासी, धार्मिक मुद्दों को जोर शोर से बीजेपी नेताओं ने उठाया है। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी बीजेपी अपने पाले में लेकर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। चंपई सोरेन को सरायकेला से तो गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि सरयू राय जमशेदपुर से पश्चिम से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने यहां पर इस बार आजसू के साथ गठबंधन भी किया और जेवीएम का बीजेपी में विलय कराया है। तो क्या बीजेपी की रणनीति जो है कोल्हण की इस बार जेएमएम को पटखनी दे पाएगी? कौन होगा कोल्हण का किंग? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, नेशनल एडिटर न्यूज़, और साथ ही प्रभाकर कुमार भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मनीष, आपसे शुरुआत करूंगा। आपने बहुत ही तफसील के साथ पूरे प्रचार को देखा है, जो पहले दौर का चुनाव प्रचार हुआ। क्या लग रहा है आपको, कोई खास तौर से कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के मतदाता गंभीर हैं, और क्या बीजेपी की जो रणनीति है कोल्हण क्षेत्र को लेकर, क्या वो ज़मीन पर काम कर रही है? पहले मैं आपको बता दूं अखिलेश, ये जो कोल्हान का जो क्षेत्र है, 2019 में भी जमशेदपुर की सीट जो है वो बीजेपी जीती थी, और जो पश्चिमी सिंहभूम यानी कि जो चाईबासा लोकसभा सीट है, उस समय कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गीता कोड़ा ने उस सीट को जीतने में सफलता पाई थी। और 2024 में भी
स्थिति ये रही कि गीता कोडा को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कराया। गीता कोडा पार्टी की उम्मीदवार हुई, लेकिन उसके बावजूद जेएमएम उम्मीदवार से जो जोबा मांझी है उससे वो चुनाव हारी। हालांकि जोबा मांझी संथाल है और ये जो सीट है चाईबासा की सीट वो बहुल सीट रही है, लेकिन कोल्हान की सीट पर ना केवल चंपई सोरेन को बीजेपी ने वापस मिलाया, बल्कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे को भी एक तरह से उस पूरे क्षेत्र में सेक्रीफाइस करते हुए मधु कोडा को बुलाया। मधु कोडा गीता कोडा का हो समुदाय के बीच में अच्छी खासी पकड़ रही है और बीजेपी को उम्मीद है कि शायद उसका उन्हें लाभ मिले। आज मैं आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ना केवल अमित शाह ने सरायकेला सीट, जहां से चंपई सोरेन उम्मीदवार। मनीष के आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है, बारागोड़ा, जगन्नाथपुर और कोशिश करेंगे भाटिया मनीष में के पास जाने की। प्रभाकर भी हमारे साथ बने हुए। प्रभाकर, जो पहले चरण का प्रचार हुआ है, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो प्रमुखता से हावी रहे हैं और जमीन पर कौन से मुद्दे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले 10 दिनों में होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, तो वो 3 मुद्दे प्रमुखता से उठा रहे हैं। जो सबसे पहला मुद्दा है, जिसे मैं केंद्र बिंदु मानता हूँ, वो मुद्दा है आदिवासियों के वोट बैंक का, वो मुद्दा है ट्राइबल का। हालांकि वो बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करते हैं, लेकिन उसके कोर में अगर आप जाएंगे तो वो ट्राइबल वोट बैंक का मुद्दा है। वो बात ये करते हैं कि जिस तरीके से जेएमएम सरकार जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश के जो हैं, उन्हें जिस तरीके से झारखंड में सेटल करा रही है, तो वो एक तरह से जो ट्राइबल्स का रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज में वो सेंध लगा रहे हैं। तो वो जब बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो वो बात उनकी नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ट्राइबल वोट बैंक की। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे अगर आपको ट्राइबल सपोर्ट बेस नहीं होगा तो आपका कभी भी वो रास्ता जो रांची की गद्दी की ओर जाता है वो आसान नहीं हो सकता, और ये बखूबी समझती है बीजेपी। इसी कारण से आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन पहले जब यहाँ पे संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी ने, तो उन्होंने ट्राइबल इश्यूज़ को उठाया, उन्होंने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के इशू को उठाया, और प्रधानमंत्री भी इस पर बोल के गए, और आज फिर अमित शाह ने इस पर काफ़ी जोर दे के बोला है। तो ये पहला मुद्दा है जिसपे दोनों पक्ष, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो चाहे वो एनडीए हो, वो ट्राइबल वोट बैंक की जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा जो प्रमुखता से मुद्दा उठा रहे हैं वो महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं की बात में बीजेपी ने किया है कि अगर उनके नाम पे किसी तरह की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है तो 1 रुपये में वो रजिस्ट्री होगी, और ये स्कीम पहले भी बीजेपी की सरकार की में था, जब ये झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हेमंत सरकार ने इस स्कीम को स्क्रैप कर दिया था। बीजेपी कह रही है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आई तो फिर से इस स्कीम को लाएगी। दूसरा जिनकी लड़ाई है, जो महिलाओं के वोट को अपने पक्ष में करने की लड़ाई है, वो है इनकी मैया सम्मान योजना, जो कि जेएमएम की योजना थी, जिसमें वो 1000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाओं को, जिस पे बीजेपी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 2100 रुपये देंगे। उसका नाम उन्होंने गोगो दीदी योजना रखा। और अब जेएमएम कह रही है कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो हम उसको 2500 रुपये देंगे। तो 1000 से 2500 रुपये, तो ये एक तरह से होल्ड लगी हुई है कि महिलाओं को जो स्टाइपेंड है, जो फ्रीबीज है, जिससे आप जो उनको एक तरह से मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, वो उसमें कितना इजाफा किया जा सके। दोनों पक्ष इसकी होल्ड कर रहे हैं। और तीसरा जो तबका है जिसको ये एड्रेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं युवाओं को, यूथ को। आप अगर देखेंगे, अमित शाह ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, बीजेपी के संकल्प पत्र, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में अगर वो सत्ता में आते हैं यहाँ, तो 5 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख रोजगार, सरकारी नौकरियाँ प्रति ईयर, हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या होती है, खासकर झारखंड जैसे छोटे स्टेट के लिए। और उसके बाद जो बेरोजगार ये हैं ग्रेजुएट्स, जो हैं बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें वो 5000 रुपये मंथली स्टाइपेंड भी देंगे। तो 3 मुद्दे, मैं फिर से आपको समअप कर दूं, 3 मुद्दे, 3 बड़े चीज़ों पर ये चुनाव दोनों ब्लॉक लड़ रहे हैं, महिला, युवा और ट्राइबल्स, आदिवासी। प्रभाकर, बहुत अच्छे से आपने समझाया इसको। मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे बताया गया मनीष का ऑडियो अब ठीक हो गया है। मनीष, जो बात आप कह रहे थे कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर कि बीजेपी ने समीकरणों को साधने की कोशिश की, तो क्या लगता है कि ये जो खासतौर से कोल्हान का इलाका है, यहाँ पर ये दांव कामयाब हो पाएगा? देखिए, जो सबसे बीजेपी ने अपनी तरफ से जो कुछ भी सही उन्हें लगा या जो भी उनका ग्राउंड का फीडबैक था, उसके आधार पर उन्होंने अपनी तरफ से सारे चाल चले हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ा उनके लिए दिक्कत यह है कि जो आदिवासी वोटर है, खासकर कोल्हान हो या संथाल हो, वो कहीं ना कहीं वहाँ उनके बीच में जो हेमंत सोरेन है उसका उनका कद कहीं ना कहीं बढ़ा है। और खासकर जेल से वो जब से निकले हैं तो ये बीजेपी के नेताओं को भी ये फीडबैक है कि आदिवासी वोटर जो है आज की तारीख में वो जेएमएम उनके लिए पहले प्रेफरेंस की पार्टी है। निश्चित रूप से आदिवासियों का एक तबका बीजेपी की तरफ आएगा, लेकिन क्या उसकी संख्या इतनी होगी कि जिससे कि बीजेपी जो है कोल्हान में जो जेएमएम कांग्रेस का जो एक तरह से एकाधिकार रहा है उसे तोड़ पाएगी, या जो आपने कहा कि जो लोकसभा क्षेत्र लोकसभा के परिणाम के आधार पर क्या उतने ही विधानसभा सीट जीतने में वो कामयाब होगी, क्योंकि जेएमएम ने ना केवल आदिवासियों के बीच में उनका एक जो है आप कह सकते हैं कि बेस बढ़ा है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जो कुछ भी स्कीम्स चलाई है, वो चाहे मैया स्कीम हो जिसके कारण उन्होंने एक महिला वोट बैंक भी क्रिएट किया है। तो निश्चित रूप से जो महिला आदिवासी वोटर होंगी या जो गैर आदिवासी, चाहे वो दलित समुदाय की हों, पिछड़े समुदाय की हों, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय के भी जो वोटर हैं वो करीब 14% हैं, वो एक तरह से जेएमएम के पक्ष में लामबंद हुए हैं, जिसका उन्हें लाभ ना केवल लोकसभा में मिला है और उनकी उम्मीद है या उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव में भी वो जो 2019 का परफॉर्मेंस था उसे रिपीट करने में कामयाब होंगे। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका, और प्रभाकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो आदिवासी वोट हैं उनके लिए दोनों ही गठबंधनों ने काफ़ी ताकत लगाई है, और इसीलिए कोल्हान का किंग कौन होगा ये फैसला बता देगा कि झारखंड में सरकार किसकी बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। झारखंड में दोनों ही गठबंधन महिला मतदाताओं पर खास तौर से ध्यान फोकस कर रहे हैं। कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे वादे भी किए गए हैं। क्या असर पड़ रहा है इन योजनाओं का महिलाओं पर, इस बारे में बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने कुछ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से। झारखंड के इस बार के चुनाव में महिलाएं, वो चाहे हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन, दोनों के निशाने पर महिला वोटर हैं। और इसीलिए ना केवल हेमंत सोरेन सरकार ने मैया स्कीम 3 महीने पहले शुरुआत की, बल्कि अब बीजेपी ने कहा है कि वो इस स्कीम के बदले गोगो स्कीम लाएगी और 1000 के बदले 2100 देगी। तब हेमंत सोरेन ने कहा कि वो इस मैया स्कीम के 1000 के बदले दिसंबर महीने से अगर उनकी सरकार वापस आती है तो 2500 रुपये कर देगी। हम फिलहाल कांके विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में हैं, हमारे साथ कई सारी महिलाएँ हैं जिनको हम इनसे पूछते हैं। ये बताइए, मैया स्कीम का पैसा आप लोग को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इस स्कीम अच्छा है खराब है? हम लोग के लिए तो अच्छा ही है। क्यों? अब गरीब के लिए 1000 भी मिलना तो अच्छा ही बात ना है, हम लोग को कहीं से मिलता नहीं है। और मिल रहा है तो मिलते रहना चाहिए, हमेशा के लिए मिलते रहना चाहिए हम लोग के लिए भी। तो एक कह रहा है 2100 देंगे, एक कह रहा है कि 2500 देंगे, क्या? हाँ, अब एक तो मिल रहा है, एक तो मिल रहा है, अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कैसे जानेंगे? अभी तो आप लोग को क्या तो लगता है? मिला है, हम लोग तो लग रहा है मिलेगा। लेकिन मिलने से मिल रहा है उसको दे, वो बहुत है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है। ये मिलने से क्या फायदा हुआ? हो रहा है हम लोग को जो भी मदद मिल रहा है ना, बहुत ही मदद मिल रहा है कि कम से कम महीना में 1000 रुपया भी मिल रहा है, बहुत मदद मिल रहा है। क्या आप लोग को? हाँ मिलेगा, अब अभी भर दे रहा है कि और देते रहेगा कि बंद करेगा वो तो नहीं पता। आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको? नहीं, हम अप्लाई किए पर नहीं आए अभी तक। पैसा आने से पहले आप लोग के खाते में कोई पैसा आता था या नहीं आता था? हाँ, नहीं आता था। तो अब इस पैसा आने से आप लोग को लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों का मदद हो जा रहा है, कुछ बहुत बच्चा लोग के लिए भी हो जा रहा है। स्कूल में देना रहता है तो मिलता नहीं है, तो आता है तो उसी को दे देते हैं। आप लोग क्या करते हैं पैसे का? सब वही करते हैं, बाल बच्चा के खर्चा करते हैं, कुछ बहुत बचता है उसको घर का खर्चा चलाते हैं। तो अब तो पैसा जो भी सरकार आएगा ये पैसा तो बढ़ेगा ही, कोई 2100 कह रहा है या 2500 कह रहा है, तो आप लोग के लिए तो चांदी ही है।
अब मिलेगा कि बंद होगा वो तो पता नहीं, अभी तो क्या क्या रहेगा, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ दिन। हाँ, अभी 3 किस्त आगे किया है, तब हमेशा मानेंगे कि मिल रहा है। अब अभी 2 दिन के लिए दे रहा है, उसके बाद फिर अगर नहीं जीतेंगे तो हार जाएंगे तो बंद कर देंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, इस गांव में कुछ पुरुष भी हैं जो यहाँ पे हैं। ये बताइए कि महिलाओं के खाते में पैसा आता है, आप लोगों को कैसा लगता है? वैसे तो अच्छा है, मदद 2 रुपया मदद सरकार से मिल रहा है तो अच्छी बात है। इसके लिए तो बाल बच्चा के लिए कुछ दुख तकलीफ के लिए सुविधाजनक मदद मिल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे सर, जो सरकार दे रहा है भी 1000 है जो भी है, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, इमरजेंसी के टाइम में वही पैसा बहुत काम आता है। 1000 दे रहा है लेकिन बहुत काम आता है। तो ये लोग हैं कमोबेश खुद काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं कि कम से कम पहले कोई पैसा नहीं आता था, अब पैसे आ रहे हैं। हाँ, उनको उम्मीद है, थोड़ा सा डर भी है कि क्या ये सब स्कीम जो चल रहा है, चाहे मैया स्कीम हो, कि क्या ये चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन झारखंड में चुनाव परिणाम कुछ भी हो, महिलाओं के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो बल्ले बल्ले वाली है, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो वो 2100 रुपये करेगी। अगर हेमंत सोरेन वापस सत्ता में आते हैं तो वो इसी राशि को 2500 करने जा रहे हैं। कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।